हेलो एवरीवन, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या दिया गया है हमें? बैलेंस शीट दिया गया है, लायबिलिटीज एंड एसेट साइड है। लायबिलिटीज में क्या है देखो, कैपिटल, रिजर्व्स, 12% लोन, करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे है फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। दैट्स इट। दिस इज अ सिंपल बैलेंस शीट दैट इज गिवन टू यू और आपको बोला गया है भाई इसे हमें वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। तो एग्जाम में भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे बच्चों, नथिंग कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा एंड देन यू विल बी आस्क्ड कि बाबा इसका आपको वर्टिकल फॉर्मेट बनाना है। दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू दैट ये बहुत ही सिंपल है, आपके हाथ के मार्क्स है, ये एक्सट्रीमली इजी, आपका टाइम भी सेव होगा इफ यू नो द फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट ही नहीं पता है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट एंश्योर यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स। ओके, देखिए वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन, इस तरह से आपको ये फॉर्मेट बना लेना है एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट टुगेदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, सोर्सेस ऑफ फंड्स, मतलब पैसा हमारा कहां से आया बिजनेस में। सबसे पहला है ओनर्स कैपिटल, करेक्ट। तो सबसे पहला हम यहां पे लिख देंगे ओनर्स कैपिटल। ओनर का कैपिटल कौन सा है? यहाँ पे देखिए सिर्फ कैपिटल है 50,000 का, यहाँ पे दिया गया है। सो आई एम गोइंग टू राइट कैपिटल, इनर कॉलम 50,000, राइट। ये फॉर्मेट में दिया हुआ है, देखिए ये हमने जो पहले फॉर्मेट किया यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो ओनर्स फंड, ओनर्स कैपिटल। उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या ये प्रॉब्लम में देखते हैं। देखो यहाँ पे है रिजर्व्स, 15,000 के रिजर्व्स है। सो लेट अस ऐड द रिजर्व्स, ऐड रिजर्व्स 15,000। तो टोटल कितना है? ओनर का कैपिटल यहाँ पे टोटल है 65,000, ठीक है। और कहां से पैसा आता है हमारे पास बिजनेस में? बोरोड फंड्स से। तो हम नेक्स्ट पार्ट में लिख देंगे बोरोड फंड्स। क्या है बोरोड फंड्स? लेट्स सी। देखिए ये जो लोन लिया है दिस इज आवर बोरोड फंड, राइट, 30,000 का। सो लेट अस राइट दिस 12% लोन 30,000, करेक्ट। और कुछ है हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स में? नथिंग एल्स इज गिवन। सो अभी टोटल कर लेंगे ताकि टोटल फंड हमारे पास कितना है वो हमें समझेगा। देखो 65 प्लस 30 दैट इज 95,000। ये क्या है? दिस इज माई टोटल फंड अवेलेबल। इजी, इजंट इट? वेरी वेरी सिंपल। देखिए आपको सिर्फ कहां से पैसा आया वो आपको दिखाना है, ओनर का फंड, इंटरनली जनरेटेड फंड एंड आपने जो भी बोरो किया है वो आपको यहां पे लिखना है। सिंपल। अभी आगे क्या लिखेंगे आप? आगे हमें लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब ये जो पैसा है ये हमने कहां यूज किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट्स। हमने देखा है ऊपर हमारे फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है हमें फिक्स्ड एसेट में? देखिए ओनली वन अमाउंट 60,000। सो लेट अस राइट दैट डाउन 60,000। नेक्स्ट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अगर हमने कुछ किया होगा तो इन्वेस्टमेंट्स, लेट अस सी बैलेंस शीट में हमें क्या दिया गया है? 10,000। सो लेट अस राइट दिस डाउन, ओके। एंड लास्ट विल बी आवर वर्किंग कैपिटल, राइट। अभी वर्किंग कैपिटल में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले करंट एसेट्स और नीचे उसके करंट लायबिलिटीज, राइट। नाउ करंट एसेट वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वी नो दैट, क्विक एंड नॉन क्विक। लेकिन ये बैलेंस शीट में हमें अलग से बाइफिकेशन ही नहीं दिया गया। देखो करंट एसेट 55,000, तो लेट अस जस्ट राइट डाउन 55,000 हियर, ठीक है। अगर हमें बाइफिकेशन दिया होता देन वी वुड हैव रिटन क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट, ठीक है। यहाँ पे नथिंग इज गिवन, सो लेट अस राइट डाउन एज इट इज। इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। क्या है लायबिलिटीज? बैलेंस शीट में देखो क्या दिया गया है? 30,000। सो ये माइनस कर लेंगे यहाँ पे। सो नेट कितना आ रहा है? नेट कम्स टू 25,000। सो माय वर्किंग कैपिटल इज 25, ठीक है। अभी लेट अस डू द टोटल। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है
95,000 total funds applied. राइट? देखिए, अगर एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों, तो इट इज एक्सट्रीमली सिंपल. ये आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, टाइम सेव होगा आपका, एंड ये आपके हाथ के मार्क्स है. सी, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट, दिस इज जस्ट प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन भी नहीं है यहाँ पे. सो इमेजिन करिए आपके हाथ के मार्क्स है या नहीं. इट इज सो सिंपल. तो कुछ भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. इफ यू नो दिस फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट ही नहीं पता है तो फिर आप ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हो. लेट अस रीड. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. देखिए, हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा, और हमें अभी वर्टिकल फॉर्मेट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हमारा इनकम स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट इज इनकम, मतलब सेल्स. सेल्स कितना है? देखो, हमारा यहाँ पे 11 लाख. हमें कुछ सेल्स रिटर्न नहीं दिख रहा है, तो हम 11 लाख यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, अगर रिटर्न होता तो हम रिटर्न्स माइनस करके नेट सेल्स लिखते थे. ठीक है, ये तो हो गया सेल्स इनकम. अभी इसमें से हम माइनस क्या करते हैं? याद करिए, माइनस हम करेंगे ये सेल्स बनाने के लिए, ये जो भी गुड्स है वो बनाने के लिए खर्चा कितना आया, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले अमाउंट हमारी आएगी ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखो, 3,50,000. तो यहां पे मैं इनर कॉलम में लिख लेती हूं 350. इसमें मैं ऐड करूंगी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर. क्या खरीदा है मैंने साल में? देखो, 7 लाख रुपीस का मैंने खरीदी किया है. ठीक है, और मेरे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? देखो, फैक्ट्री से रिलेटेड. यहां पे देखो, वेजेस है 50,000. तो आई एम गोइंग टू ऐड वेजेस 50,000. तो ये कितना हो जाता है? देखो, 7 + 4 11 लाख. राइट? इसमें से मैं माइनस करूंगी मेरा क्लोजिंग स्टॉक. करेक्ट? जितना बचा है वो स्टॉक कितना है मेरे पास? देखो, 2 लाख इज माय क्लोजिंग स्टॉक. तो मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगी. तो मेरा COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9 लाख. अभी इसे मैं माइनस करूंगी मेरे नेट सेल्स में से, तो मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 11 - 9 दैट इज 2 लाख. अंडरस्टूड क्लियरली? देखो, हमने क्या किया, सेल्स से हमने शुरुआत की, और ये सेल्स बनाने के लिए जो भी खर्चा है वो हमने माइनस कर दिया. वेरी वेरी लॉजिकल. कैसे माइनस किया? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. तो मैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें क्या आएगा? सबसे पहला ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑफिस चलाने के लिए कौन सा खर्चा आ रहा है? देखो, यहाँ पे 1 लाख रुपीज. सो लेट अस राइट दिस डाउन. इट इज वेरी वेरी इजी. आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है. आपके पास अमाउंट्स ऑलरेडी है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. उसके बाद आपके और एक्सपेंसेस कौन से हैं? फाइनेंस एक्सपेंसेस. फाइनेंस एक्सपेंसेस कितने हैं? देखो, 20,000. तो लेट अस राइट दिस डाउन. एंड लास्टली सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 50,000. ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका? यहां पे देखो 170. राइट? तो 2 लाख में से 170 गया. 30,000 इज व्हाट? इट बिकम्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. राइट? हमारे फॉर्मेट में हमने लिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अभी इसमें हम क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट. राइट? लेकिन यहाँ पे हमें और कोई भी डिटेल्स नहीं दिए गए हैं बच्चों. सी, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल प्रॉब्लम. नथिंग एल्स हैज बीन स्पेसिफाइड. तो ये जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है, इसे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देंगे.
बिकॉज नथिंग एल्स इज गिवन, ठीक है। अगर और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो वी वुड हैव रिटन इट, ठीक है, लेकिन हमें और कुछ नहीं दिया गया है। सो 30,000 इज माय नेट प्रॉफिट। सिंपल, देखिए वी हार्डली टुक 4-5 मिनट्स टू सॉल्व दिस इन द वर्टिकल फॉर्मेट। इजंट इट वेरी वेरी इजी? प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18। देखिए 2 साल के दिए हुए हैं, कंपेयर करना है 2 सालों को हमें, ठीक है। तो क्या हमें करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स, लोन, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड करंट एसेट्स, ओनली 6 आइटम्स हैव बीन गिवन 2 साल के, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमें क्या करना है, इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे अभी नेम ऑफ द कंपनी वी डोंट नो, सो मैंने वो ब्लैंक छोड़ा है। एंड एज ऑन 31 मार्च 17 एंडेड नहीं आएगा, 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18, ठीक है, दोनों साल आपको यहाँ पे लिखने हैं। एंड देखिए आपके ऐसे 5 कॉलम्स आएंगे। पहले तो 2 साल के आपको जो दिया गया है प्रॉब्लम में वो 2 साल, उसके बाद एक और कॉलम एडिशनल है एब्सोल्यूट चेंज का, और उसके बाद है परसेंटेज चेंज। ये क्या है हम देखेंगे, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी गई है दैट वी आर गोइंग टू जॉट डाउन इन द वर्टिकल फॉर्मेट फर्स्ट, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में हम ये कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, व्हेनेवर वी स्टार्ट वर्टिकल फॉर्मेट का बैलेंस शीट, याद करिए वी स्टार्ट विद सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो मैं यहां पे लिख दूंगी सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड क्या होता है मेरा, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, ठीक है। इसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। यहां पे क्या दिया गया है, देखो कैपिटल, सी दिस इज माय शेयर कैपिटल 1,20,000 एंड 1,44,000। तो मैं यहां पे लिख लेती हूं शेयर कैपिटल 1,20,000 एंड 1,44,000, ठीक है। देखिए यहां पे दिया गया है, ऑलराइट। अभी हमें क्या करना है बच्चों, देखो यहां तक तो हमें पता था इस तरह से लिखना है, दोनों सालों का लिखा। अभी हमें कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करेंगे, दैट इस साल, करंट ईयर इज व्हाट 2018, ठीक है। हमेशा जो रीसेंट होता है दैट इज माय करंट ईयर। तो 2018 के जो भी फिगर्स है, इफ आई कंपेयर देम विद द प्रीवियस ईयर इज 2017 एंड आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस। तो मुझे क्या करना है, इस साल के जो अमाउंट्स है उसमें से मैं डिडक्ट करूंगी पिछले साल के अमाउंट्स, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूं, देखो 1,44,000 माइनस 1,20,000, मतलब 24,000 से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, करेक्ट। तो बस मुझे यहां पे लिखना है 24,000। सिंपल, क्या किया मैंने, इस साल की जो फिगर है उसमें से माइनस कर दी मैंने पिछले साल की अमाउंट। आई गॉट द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज है 24,000 का, राइट। इसीलिए मैं इसे एब्सोल्यूट चेंज बोलती हूँ। डायरेक्टली यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट एंड फाइंड आउट द अमाउंट। इसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, 24,000 अपॉन 1,20,000, मतलब मैंने क्या किया, ये जो चेंज है उसे मैंने न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में मैंने प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स लिखे हैं, ठीक है। याद रखना प्रीवियस ईयर, बिकॉज आई हैव टू कंपेयर कि पिछले साल के हिसाब से इस साल कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, राइट। तो डिनोमिनेटर की फिगर रहेगी पिछले साल की फिगर, ओके, और ये न्यूमरेटर में आएगा जो एब्सोल्यूट चेंज है, ठीक है। सो 24,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, तो कितना आ रहा है ये, दिस कम्स टू 20%, गेटिंग इट। तो आप यहां पे कैसे लिखोगे, 20% इंक्रीज, गेटिंग इट, वेरी वेरी इजी। आगे क्या है, देखो शेयर कैपिटल हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी इंटरनली जो भी मैंने सरप्लस जनरेट किया है, मतलब मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। हमारा वर्टिकल फॉर्मेट याद करिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या कुछ, देखो यहाँ पे सी 48,000 and 60,000. So as it is, I am going to write down both the amounts, 48 and 60,000. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, 60 माइनस 48 करना है। करंट ईयर की जो भी अमाउंट है उसमें से प्रीवियस ईयर की अमाउंट माइनस करूंगी, आई विल गेट हियर 12,000, करेक्ट। और मुझे अभी परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज इंक्रीज विल बी 12,000 अपॉन 48,000 इंटू 100। ये कितना आ रहा है,
दिस इज 25% इंक्रीज। गेटिंग इट? वेरी वेरी इजी। ऑल राइट, तो अभी टोटल क्या हो गया देखो, तो मेरा टोटल नेटवर्थ पिछले साल था 1,68,000 नेटवर्थ, राइट। इस साल कितना है देखो, 2,04,000, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, 36,000 से मेरी नेटवर्थ इस साल बढ़ गई, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मुझे तुरंत समझ में आता है एट अ ग्लांस दैट ओके 36,000 से मेरी नेटवर्थ इस साल बढ़ गई है, विच इज अ positive sign, right? So if from the investors perspective, from the directors perspective, from the management's perspective, हमें तुरंत समझ में आता है whether the business is going in the right direction or not, right? तो इसीलिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 36,000 न्यूमरेटर में आएगा एब्सोल्यूट चेंज, वी विल डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स फिगर्स 1,68,000 into 100 which comes to 21.42% इंक्रीज, ठीक है। हमारी नेटवर्थ बढ़ गई है इस साल। ऑलराइट, अभी हमें क्या चाहिए, नेटवर्थ हो गई, अभी बोरोड फंड्स है क्या कुछ, लेट अस सी बोरोड फंड्स, ठीक है। द वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट इज द सेम जो हमने पहले देखा था, राइट। बोरोड फंड्स में क्या आएगा, कोई लोन्स अगर हमने लिए हैं तो क्या है लोन, देखो 68,000 एंड 1,02,000, सो लेट मी राइट हियर लोन 68,000 and 1,02,000, दैट मीन्स मेरा लोन कितने से बढ़ गया है, 34,000 से। तो लेट मी फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज हियर, 34,000 अपॉन 68,000 into 100 which gives me 50% इंक्रीज। तो मैं बोल सकती हूँ दैट मैंने कितना ज्यादा बोरो किया पिछले साल के कंपैरिजन में, 50% मैंने ज्यादा बोरो किया है इस साल, ठीक है। Now let us find out, so what are the total funds available? Total funds available, बस हमें ये टोटल करना है यहां पे, $2,36,000, $3,06,000, मतलब कितने से इंक्रीज हो गया देखो, 3,06,000 माइनस 236, दैट गिव्स मी 70,000, और परसेंटेज इंक्रीज 70,000 अपॉन 2,36,000 into 100, that is 29.66% इंक्रीज। तो व्हाट कैन आई से, दैट पिछले साल के कंपैरिजन में मेरे पास जो टोटल फंड्स अवेलेबल है इस साल वो 29.66% ज्यादा है, करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स देखना है, दैट ये जो फंड्स मुझे मिले मैंने वो कहां पे अप्लाई किए। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सबसे पहला क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। सबसे पहला जो एप्लीकेशन आएगा दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, राइट। फिक्स्ड एसेट क्या है, यहां पे देखो 2,40,000 एंड 3,00,000, सो लेट मी राइट दिस डाउन, 2,40,000 एंड 3,00,000। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2,40,000 दैट इज 60,000 से मेरा फिक्स्ड एसेट इस साल बढ़ गया, 60,000 रुपीज से ज्यादा हो गया, राइट। सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 60 अपॉन 240 into 100 दैट इज 25% इंक्रीज। मतलब इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में मेरे पास 25% ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स है। अगला क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट्स आता है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स दिया है क्या हमें कुछ, सी इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट गिवन, ठीक है। सो और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स थर्ड क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे हम लिख देंगे वर्किंग कैपिटल, ऑलराइट। और वर्किंग कैपिटल को सबसे पहले क्या होगा, करंट एसेट्स, उसमें से हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज टू गेट वर्किंग कैपिटल, राइट। करंट एसेट्स यहां पे दिए हैं क्या हमें, देखो 56 एंड 54, सो लेट अस राइट दिस डाउन, 56,000 54,000। देखिए अभी यहां पे भी वेरी वेरी अटेंटिव, यहां पे क्या हुआ है देखो 54 माइनस 56 आपको करना है, करंट ईयर 54 है उसमें से हम माइनस करेंगे 56। इसका क्या मतलब हो जाता है दैट 2,000 रुपीज से मेरे करंट एसेट्स कम हो गए। यहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं बच्चों, हमें क्या आदत होती है, जो हायर अमाउंट है उसमें से हम लोअर अमाउंट माइनस कर देते हैं, नहीं,
यहाँ पे वैसे नहीं करना है, इस साल के अमाउंट्स में से पिछले साल के अमाउंट्स माइनस करने हैं। इस साल 54 है, पिछले साल 56 था, इसका मतलब 2000 रुपीज से डिक्रीज हुआ है हमारा करंट एसेट। ठीक है, वो डिक्रीज शो करने के लिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं। ठीक है, दैट मीन्स 2000 रुपए से कम हो गया हमारा बैलेंस करंट एसेट का। नाउ परसेंटेज तो सेम निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? 2000 एब्सोल्यूट चेंज अपॉन 56,000 into 100. See what is this? This comes to 3.57%. लेकिन यहाँ पे बिकॉज ये डिक्रीज है तो यहाँ पे I'm going to write down decrease. Okay, बस इतना ही फर्क है. You have to remember this. Okay, इंक्रीज है या डिक्रीज है, और जहां पे भी कम हो गई अमाउंट्स पिछले साल के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे डिक्रीज लिखना है. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, अभी मुझे क्या करना है? करंट लाइबिलिटीज को इसमें से डिडक्ट करना है. सो लेट मी डू दैट. करंट लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी, यहां पे करंट लाइबिलिटी 60 एंड 48,000. तो 60,000 48,000. अगेन ये देखो करंट लाइबिलिटीज में क्या हो गया है, ये साल 48 है लेकिन पिछले साल ज्यादा थी, 60 थी. तो 48 माइनस 60,000 दैट गिव्स मी हाउ मच? माइनस 12,000. तो परसेंटेज डिक्रीज क्या आ जाएगा? 12,000 अपॉन 60,000 इंटू 100 दैट गिव्स मी 20% डिक्रीज. आर यू ऑल गेटिंग दिस? मेरी करंट एसेट तो कम हुए और करंट लाइबिलिटीज भी मेरे कम हुए हैं यहाँ पे. ऑलराइट, ओके. तो अभी वर्किंग कैपिटल देखते हैं क्या हुआ. वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी. सो 56 माइनस 60 दैट गिव्स मी माइनस 4,000. तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 54 माइनस 48 दैट गिव्स मी 6,000. तो अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों का तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? -4 और 6 को कंपेयर करना है. तो मुझे बताइए व्हाट इज द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल? एब्सोल्यूट कितने से इंक्रीज हुआ है? यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. देखिए -4 है पिछले साल. मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ आपको समझने के लिए. क्या हुआ है, हमने ये मैथ्स में पढ़ा हुआ है. देखिए 0 है, यहाँ पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस फिगर्स आते हैं. तो सी लेट मी अज्यूम दिस इज 1000. ओके, -1000 -2000 -3000 एंड दिस इज -4000. ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस फिगर्स आते हैं. राइट, 1000 2000 3000 4000 5000 एंड 6000. याद आ रहा है? नंबर लाइन हमने बहुत शुरुआत में पढ़ी हुई है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो -4000 है प्रीवियस ईयर में और इस साल 6000 है करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल. तो इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस देखिए, पहले तो आपको 0 पे लाना पड़ेगा माइनस के अमाउंट को, एंड देन 0 से आगे 6, मतलब यहां पे 4000 तक आप आए. राइट, तब आप 0 पे आए. -4 में जब आपने 4 ऐड किए तो पहले तो आप 0 पे आओगे, इजंट इट? एंड देन 0 में आप और 6 ऐड करोगे, तब जाके आपको 6000 पॉजिटिव अमाउंट आएगी. दैट मीन्स टोटल कितना इंक्रीज हुआ? 6000 प्लस 4000. दैट मीन्स टोटल इंक्रीज इज 10,000. ओके, तो यहां पे आप बोलोगे दैट मेरा वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपीज से बढ़ गया है. आर यू ऑल गेटिंग दिस? क्या हुआ? पिछले साल -4 था और इस साल +6 है. तो ये समझने के लिए ये नंबर लाइन मैंने आपको दी है. बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम बोलते हैं 6 और 4 में तो 2 का डिफरेंस है, 10 कहां से आ गया? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नेगेटिव, माइनस है. तो माइनस को पहले तो आप 0 करोगे. राइट, आपका नुकसान हो रहा था, पहले तो आप 0 पे आओ एंड देन 0 से आपको पॉजिटिव अमाउंट की तरफ जाना है. सो टोटल इज 10,000. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, तो अभी हमें क्या करना है? 10,000 को डिवाइड करेंगे 4000 से. तो 10,000 इज माई एब्सोल्यूट चेंज. पिछले साल 4000 था. तो लेट मी सी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है. दिस इज 250% इंक्रीज.
इन द वर्किंग कैपिटल, 250% से मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया है। आई आर गेटिंग दिस? ओके, अभी आगे क्या बचा अभी हमारा? अभी हमें सिर्फ टोटल फंड्स अप्लाइड निकालना है। टोटल फंड्स अप्लाइड कितने हैं देखो, 240 माइनस 4000, दैट गिव्स मी 2,36,000। ठीक है, जो ब्रैकेट में फिगर है वो माइनस है। ऑलराइट, यहां पे 3 लाख प्लस 6,000 दैट इज 3,06,000। देखो आपके टोटल फंड्स अप्लाइड और टोटल फंड्स अवेलेबल टैली हो रहा है क्या? 2,36,000, 2,36,000, राइट? 3,06,000 एंड 3,06,000, राइट? टैली हो गया। एंड टोटल फंड्स अप्लाइड इस साल कितने से बढ़ गया है अभी आपका? लेट अस सी, 70,000, दैट मीन्स 29.66% से मेरा टोटल फंड्स अप्लाइड इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि कैसे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है? हमें क्या करना है? दोनों अमाउंट्स लिखने हैं, पास्ट ईयर एंड करंट ईयर, एंड देन एब्सोल्यूट कंपैरिजन करना है। इस साल के अमाउंट्स में से माइनस करेंगे पिछले साल के अमाउंट्स, और जो भी आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है वो आपको लिखना है परसेंटेज कॉलम में। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सो दैट और भी हमें क्लियरली समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन पेज नंबर 377. लेट अस रीड द प्रॉब्लम. From the following balance sheet of Alpha Limited, prepare a comparative balance sheet on 31st March 18 and 31st March 19. हमें बैलेंस शीट दिए गए हैं तो हमें पहले इस तरह से फॉर्मेट बना लेना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड एज ऑन 18 एंड 19. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? सोर्सेस ऑफ फंड्स, राइट? सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड इज व्हाट? ओनर्स कैपिटल. ठीक है, तो ओनर्स कैपिटल क्या है? लेट अस लुक एट द बैलेंस शीट एंड फाइंड आउट. इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख एंड 250, तो यहां पे मैं लिख लूंगी इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख एंड 2,50,000. पिछले साल 2 लाख था, इस साल 250 है, मतलब कितने से बढ़ गया? 50,000 से मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया है. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, दैट मीन्स 25% से मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया है. करेक्ट? आगे क्या दिया है? 12% preference shares 80,000 and 80,000. So let us write here 12% preference shares 80,000 80,000. That means यहाँ पे there is no increase or decrease, same amounts है. और क्या आएगा यहाँ पे? reserves and surplus. reserves and surplus में क्या amount है? Let us see. 1 lakh and 1,40,000. So let us write down 1 lakh and 1,40,000. So how much is the increase? 140 minus 1 lakh, that is 40,000 से मेरा reserves and surplus बढ़ गया है इस साल. So percentage is how much? 40,000 upon 1 lakh into 100. कितना आ रहा है? 40%. There has been an increase of 40% in my reserves and surplus. ठीक है, तो let us find out what is the net worth. Net worth पिछले साल कितना था? 3,80,000 था. इस साल 4,70,000 है. तो इंक्रीज कितना? 470 माइनस 380, that is 90,000. And percentage increase? 90,000 upon 3,80,000, that is 23.68% increase.
Are you all understanding कि हम कैसे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? See, if you have to read this, how are you going to say that okay, there has been an increase of 23% in the net worth of the company as compared to the previous year. Correct? अभी हमें क्या करना है? अभी हमें देखना है कि borrowed capital है क्या, कुछ borrowed funds है क्या. borrowed funds में क्या आएगा? कुछ अगर हमने लोन लिया है तो वो आएगा. Let us see. 15% डिबेंचर्स. हमें पता है डिबेंचर मतलब एक प्रकार का हमारा लोन होता है. सो 60,000 and 51,000. सो लेट अस राइट दैट. 15% डिबेंचर्स, 60,000 and 51,000. इसका क्या मतलब हुआ? हमारा लोन पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो गया, हमने कुछ रीपे किया होगा शायद, राइट? तो 9,000 से देयर हैज बीन अ डिक्रीज. हाउ आर वी गोइंग टू शो द डिक्रीज? ब्रैकेट्स में, ठीक है. सो 9,000 हैज द डिक्रीज इन द डिबेंचर्स. सो मुझे परसेंटेज डिक्रीज अगर फाइंड आउट करना है, सो 9,000 अपॉन 60,000 into 100, that gives me 15% decrease in my borrowed funds. अच्छी बात है या बुरी बात है बताओ? अच्छी बात है ना. देखो borrowed capital जो भी है, किसी से अगर मैंने लिया है उधारी पे, अगर मैंने वो चुका दिया तो ये अच्छा है बिजनेस के लिए, राइट? बिजनेस के लिए लोन अगर कम है, सो इट इज अ गुड साइन. सो 15% डिक्रीज हो गया मेरा borrowed funds में. ऑलराइट, अभी क्या है? अभी जो टोटल आएगा दैट इज व्हाट? दैट इज माय टोटल फंड्स अवेलेबल. कितना आ रहा है देखो? पिछले साल था 4,40,000, इस साल है 5,21,000. तो कितने से इंक्रीज हो गया है देखो? 81,000 से इंक्रीज हुआ है. और परसेंटेज इंक्रीज 81,000 अपॉन 4,40,000, दैट गिव्स मी 18.41% इंक्रीज. तो मैं यहां पे क्या बोलूंगी? दैट मेरे पास जो टोटल फंड्स अवेलेबल है बिजनेस के पास, पिछले साल के कंपैरिजन में 18.41% ज्यादा है. इज दिस क्लियर? ओके, अभी हमें क्या करना है? ये जो ज्यादा फंड्स है वो हमने कहा यूटिलाइज किए, वो हमें यहां पे लिखना है अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में. तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सबसे पहला अमाउंट हमारा क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कौन से है? लेट अस गो टू द एसेट साइड एंड सी. देखिए, लैंड है माय फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट, स्टॉक करंट एसेट है, स्टॉक मेरा करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट, बैंक करंट एसेट. तो ये जो पहले तीन है, दोज आर माय फिक्स्ड एसेट. सो लेट मी राइट दैट डाउन. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. कितने हैं अमाउंट्स? लेट अस सी. 80, 60, 73. 80,000, 60,000 एंड 73,000. ठीक है. और इस साल क्या है? 1,90,173. 1,90,000, 1,73,000. ठीक है. सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट. ठीक है. देखिए, लैंड इस साल 1 लाख है, पिछले साल 80,000 था. इसका मतलब 20,000 से लैंड की अमाउंट मेरी बढ़ गई है. सो परसेंटेज कैसा होगा? 20 अपॉन 80 इंटू 100, दैट गिव्स मी 25% increase in the land that I have. Correct? Next, 90,000 minus 60,000, that is 30,000. Again, 30,000 upon 60,000 into 100, that is 50% increase. And 173 minus 73, that means 1 lakh से मेरा plant and machinery बढ़ गया है. 1 lakh upon 73,000, देखो यहाँ पे 1 lakh अपॉन 73,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 136.9% से बढ़ गया है मेरा प्लांट एंड मशीनरी. सी गेटिंग दिस?
कितना इंक्रीज हुआ है इस साल? सी बिकॉज अगर हमारे फंड्स में इंक्रीज है तो ऑब्वियसली हमने वो जो पैसा है वो कहीं पे यूटिलाइज किया है, राइट? तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि बाबा ये जो मेरे पास फंड्स अवेलेबल थे मैंने फिक्स्ड एसेट में वो यूटिलाइज किए हैं, ऐसे दिख रहा है, राइट? 25%, 50%, 136.9% से मेरे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं इस साल, ठीक है? So this is how we are going to read this. All right. Now let me find out my total fixed assets. Total कितना है fixed assets? 2,13,000, 3,63,000. So what is the difference? 363 minus 213, that is 1,50,000. देखो 1,50,000 से मेरे टोटल फिक्स एसेट्स बढ़ गए हैं इस साल. इट इज अ गुड साइन, राइट? फिक्स एसेट्स मैंने ज्यादा खरीदे हैं. और व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 150 अपॉन 2,13,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 70.42% इंक्रीज. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? ये तो फिक्स्ड एसेट्स है. नेक्स्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट. तो लेट अस सी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या किए हैं हमने यहाँ पे. नो इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन गिवन इन द बैलेंस शीट. तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स में कुछ भी नहीं आएगा. एंड नेक्स्ट होता है वर्किंग कैपिटल, राइट? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. तो पहले करंट एसेट्स लिख लेंगे. क्या क्या करंट एसेट्स दिए गए हैं बैलेंस शीट में हमें? कौन से है? देखो, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक. सो लेट अस राइट दैट. स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक. अमाउंट्स क्या क्या है? 150, 128, 34. 150, 128 एंड 34,000. ठीक है. और इस साल क्या है अमाउंट्स? 1,10,000, 140 एंड 37. 1,10,000, 140 and 37. Okay, so let us find out what is the increase or decrease. पिछले साल 150 था स्टॉक, 1,50,000, और इस साल 1,10,000 है. दैट मीन्स 1,10,000 माइनस 1,50,000 दैट इज माइनस 40,000. इस साल मेरा स्टॉक 40,000 से कम है. सो परसेंटेज डिक्रीज कितना है? 40,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? देखो, 26.67% डिक्रीज. स्टॉक मेरा डिक्रीज हो गया है. ऑलराइट, यहाँ पे डेटर्स 1,40,000 है इस साल, पिछले साल 128 थे, मतलब 12,000 से डेटर्स बढ़ गए. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 9.38% इंक्रीज. ओके, एंड लास्ट बैंक इज 37,000. पिछले साल 34 था, मतलब 3,000 से मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया है. सो व्हाट इज द परसेंटेज? 8.82% इंक्रीज. ठीक है. नाउ लेट मी फाइंड आउट माय टोटल करंट एसेट्स. 3,12,000 था पिछले साल, इस साल हो गया 2,87,000. दैट मीन्स मेरे करंट एसेट्स कम हो गए हैं. कितने से? 25,000 से मेरे करंट एसेट्स जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो गए. तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? 8.02% डिक्रीज इन माय करंट एसेट्स. करेक्ट. ओके, अभी करंट लाइबिलिटीज की ओर बढ़ते हैं. ठीक है. लेस करंट लाइबिलिटीज. देखते हैं बैलेंस शीट में क्या लाइबिलिटीज दिए गए हैं. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. लेट अस राइट दैट डाउन. क्रेडिटर्स, bills payable and provision for taxation. Okay, let us see the amounts now. 50, 10 and 25. 50, 10, 25. और इस साल क्या है अमाउंट्स? 86 and 43. 80
6 and 43. ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर एंड फाइंड आउट द इंक्रीज और डिक्रीज। इस साल 80,000 क्रेडिटर्स है, पिछले साल 50 थे, इसका मतलब क्रेडिटर्स 30,000 से बढ़ गए हैं, राइट। परसेंटेज कितना आएगा? 30 अपॉन 50 इंटू 100, दैट इज 60% इंक्रीज इन माई क्रेडिटर्स। ओके, बिल्स पेबल 6,000 है इस साल, पिछले साल थे 10,000, मतलब देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ 4,000. 4,000 upon 10,000 into 100, that is how much? 40% decrease. All right. And provision for taxation 43,000 है इस साल, पिछले साल सिर्फ 25,000 था, so there has been an increase of 18,000 in my provision for taxation, मतलब 72% increase. ठीक है, getting it? अभी let us see what is the total current liability. So in the previous year, the total current liabilities are 85,000. In this year, the total comes to 1,29,000. And the difference is 1,29,000 minus 85,000, that gives us 44,000. So what is the percentage increase? Percentage increase will be 44,000 upon 85,000 into 100. That gives us 51.76% increase in the current liabilities as compared to previous year. Now let us see what is the working capital. How do we find the working capital? Current assets minus current liabilities. So here our current assets are 3,12,000. Current liabilities for the last year are 85,000. So the difference comes to 2,27,000. And in this year, the total current assets are 2,87,000. Liabilities 1,29,000. So the working capital is 1,58,000. Now what will we do? We will see what is the absolute increase or decrease. Last year it was 227. This year it is 158. That means it has decreased. 158 minus 227 is the decrease in the working capital. How much is that? 69,000. So the percentage decrease will be 69,000 upon 2,27,000 into 100. This gives me 30.39% decrease in the working capital. Are you all getting this? Okay. Now what remains? Now our last part of the balance sheet, that is total funds applied. Why did we do all this? Because हमें पता करना था कि total funds कितने हैं हमने जो apply किए हैं. तो total funds applied कैसे निकालेंगे? Total fixed assets plus working capital gives us total funds applied. So let us find out. So in the last year, total funds applied comes to 4,40,000. In this year, the total funds applied will be 363 plus 1,58,000, that is 5,21,000. And what is the net increase? 521 minus 440, that is 81,000. And what is the percentage increase? 81,000 upon 4,40,000 into 100, that gives us 18.41% increase. अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे that the total funds available or applied ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. Total funds मेरे पिछले साल applied कितना है? 4,40,000. Available कितना था? Let us see. 440. Correct? And इस साल 5,21,000 is total funds applied, and here also we are getting 5,21,000 available. Right? मतलब हमें ठीक से हमने solve किया है ये problem. Getting it? Prepare comparative income statement of Noha Limited for the year ended 31st March 17 and 31st March 18. ठीक है, हमें कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं, तो अभी पहले क्या करेंगे? हम हमारा इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे. Comparative income statement of Noha Limited for the year ended 17 and 18. ठीक है, आपको जो पहले साल दिए गए हैं आपको उनके अमाउंट्स लिखने हैं पहले दो कॉलम्स में, एंड इन द
थर्ड कॉलम आप एब्सोल्यूट चेंज लिखोगे जैसे हम बैलेंस शीट में करते थे, एंड लास्ट कॉलम होगा आपका परसेंटेज चेंज। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट हम स्टार्टिंग क्या होता है हमारा, याद करिए, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनकम। यहां पे हमारा इनकम क्या है, सेल्स, राइट। सो लेट अस सी सेल्स के अमाउंट्स क्या है, 2 lakh and 3 lakh. So let us write this down. 2 lakh and 3 lakh. So there has been an increase in the sales as compared to last year. Absolute कितना increase है, 3 lakh minus 2 lakh, that is 1 lakh. And what is the percentage increase? 1 lakh upon 2 lakh into 100. कितना आता है ये, 50% इंक्रीज इन द सेल्स। हमारे फॉर्मेट में आगे हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्मेट में हम सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट अस सी। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है 120 and 80. सो लेट अस राइट दिस डाउन, कॉस्ट ऑफ सेल्स 120 and 80। ठीक है, 120 and 80 मतलब पिछले साल 80,000 ही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स था, लेकिन उसके पिछले साल इट वाज 1,20,000, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ सेल हैज गॉन डाउन, डिक्रीज हुआ है कितने से, 40,000 से, राइट। इट इज अ गुड साइन, मतलब पिछले साल जो मुझे बनाने के लिए पैसे लग रहे थे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इस साल मेरा सेल्स बढ़ गया है लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गया, दैट इज अ वेरी गुड साइन। परसेंटेज डिक्रीज कितना, 40,000 upon 1,20,000 into 100, that is 33.33% decrease in my cost of sales। ठीक है, तो अगर सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, 2 lakh minus 1,20,000, that is 80,000. Here 3 lakh minus 80, that is 2,20,000. So what is the increase in my gross profit? 2,20,000 minus 80, that means 1,40,000 से मेरा gross profit बढ़ गया है। कितना परसेंटेज इंक्रीज, 1,40,000 upon 80,000 into 100, कितना आता है ये, 175% से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इस साल बढ़ गया। See, this is the beauty of doing this comparative analysis of income statement. Now when I look at this, मुझे समझ में आता है कि बाबा इस साल का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है if I compare with the previous year. Like 175% increase हुआ है in the gross profit. Correct? Okay. आगे इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद करिए आपका वर्टिकल फॉर्मेट क्या था, क्या है हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां पे क्या दिया गया है, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 8 and 12. So I'm going to write down indirect expenses 8,000 and 12,000. So मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में there has been an increase of 4,000. So percentage increase 4,000 upon 8,000 to 100, that means 50% से मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, और कुछ दिया है क्या हमें इंफॉर्मेशन, नथिंग है, सिर्फ इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया है। सो नाउ व्हेन आई डिडक्ट माय एक्सपेंसेस फ्रॉम माय ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आएगा, 80,000 minus 8,000, that is 72,000, right? And this is 2,20,000 minus 12,000, 2,08,000, right? And what is the comparative increase? 2,08,000 इस साल है और पिछले साल था 72,000. So कितने से बढ़ गया मेरा प्रॉफिट? 1,36,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है. And what is the percentage increase? 136 divided by 72,000 into 100 कितना आ रहा है? 188.89% increase in my profit before tax, right? और मेरा टैक्सेशन का परसेंटेज कितना है? देखो टैक्स कितना है? 50%. इतना ज्यादा टैक्स नहीं होता है बट ठीक है यहाँ पे दिया गया है
72 का 50%, मतलब कितना? 36,000, राइट। यहाँ पे 2,08,000 का 50%, मतलब 1,04,000, करेक्ट। तो यहाँ पे टैक्स कितना बढ़ गया मेरा इस साल? 1,04,000 माइनस 36,000 कितना आता है? 68,000. So what is the percentage increase? 68,000 upon 36,000 into 100 कितना आया? 188.89% increase in my tax. Okay, and what will be my profit after tax now? 50% है ना, so ये भी 36,000, ये 1,04,000, ये 68,000, कितना है? 188.89% increase. Getting it? Is this very clear that comparative income statement कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छे से समझ गया? Following is the balance sheet of Sakshi Traders for the year ended 31st March 17 and 31st March 18. हमें बैलेंस शीट दिया गया है and see at the end what has been asked. Prepare common size balance sheet for the year 31st March 17 and 31st March 18. ठीक है, तो इस तरह से पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे. This is similar to your vertical balance sheet format. See particulars, then 31st March 17 के amounts लिखेंगे and one additional column for percentage. Then 31st March 18 के amounts लिखेंगे and one percentage column. ठीक है, and your heading will be common size balance sheet as on 31st March 17 and 31st March 18. अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वर्टिकल फॉर्मेट में पहले तो कैसे लिखते हैं बैलेंस शीट वो देखेंगे, वो याद करेंगे. देखिए मैंने पार्ट 1 में आपको डिटेल में बताया था. वर्टिकल फॉर्मेट इज जस्ट 1 by 1, एक के नीचे एक हमें सारे अमाउंट्स लिखने हैं. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? व्हाट आर माय सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहां से पैसा बिजनेस में आया है. तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूंगी सोर्सेस ऑफ फंड्स. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओनर्स कैपिटल. ओनर्स कैपिटल, ओनर का कैपिटल क्या है? लेट अस लुक एट द बैलेंस शीट. द इक्विटी शेयर कैपिटल है 80,000, दोनों भी साल में है. सो लेट अस राइट दिस डाउन. इक्विटी शेयर कैपिटल, both the years it is 80,000. ठीक है, पहले हम पूरा फॉर्मेट बना लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परसेंटेज. ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों भी साल में 20,000 है. तो यहां पे लिख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 इन बोथ द इयर्स. ऑलराइट, ये तो हो गया जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. अभी जो भी इंटरनली जनरेट हुआ है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं? लेट अस सी. रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं अमाउंट? 20,000 and 24,000. So let us write this down. 20 and 24. Is there anything else apart from this? No, कुछ भी नहीं दिया है. तो अभी let us find out the total net worth in each year. Net worth मतलब आपका जो भी कैपिटल है और रिजर्व्स है इनका टोटल क्या आ रहा है? Let us see. यहाँ पे आ रहा है 1,20,000 and in this year it is 1,24,000. ठीक है, और क्या आएगा? कितना पैसा आया इसमें और सोर्स क्या है? आपके जो भी बोरोड फंड्स है वो यहां पे आएंगे. सो लेट अस राइट डाउन बोरोड फंड्स. कहां से आपने लोन लिया हुआ है? तो देखिए यहां पे दिया है सिक्योर्ड लोन 40,000 एंड 16,000. सिक्योर्ड लोन 40 एंड 16. सिक्योर्ड का क्या मतलब होता है? हमने कोई एसेट गिरवी रखा और उसके बदले में हमें जो भी लोन मिलता है उसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं. ठीक है, और अनसिक्योर्ड लोन है यहाँ पे 20 एंड 36. अनसिक्योर्ड लोन 20 एंड 36,000. तो लेट अस डू द टोटल. टोटल फंड्स कितने हैं हमारे पास? टोटल फंड्स अवेलेबल, ठीक है,
दैट इज नेटवर्थ प्लस योर बोरोड फंड्स. कितना आ रहा है? दिस इज 1,80,000 and this is 1,76,000. ओके, गेटिंग इट? यहां तक समझ में हमने क्या किया है? अभी हमें क्या करना है, जो भी फंड्स यूज किए हैं वो अभी हमें लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. पहले हम पूरा वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परसेंटेजेस. ठीक है, एप्लीकेशन में सबसे पहला आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स में आपने कितना पैसा डाला है? लेट अस लुक एट द फिक्स्ड एसेट्स हियर. 1,20,000 and 1,44,000. ठीक है, 120 and 144. Okay, next will be investments. क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है? 20 and 20 है. So let us write that down. 20,000 and 20,000. And third क्या होता है? Working capital. So let us write this down. Working capital. See this vertical format ना, it is extremely logical. बस याद रखिए कि प्राइमरी कहाँ पैसा हम लगाते हैं बिजनेस में, कहाँ पैसा क्या आउटफ्लो होता है. फिक्स्ड एसेट्स में होता है, इन्वेस्टमेंट्स में होता है एंड वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे लिख लेंगे करंट एसेट्स. कितने दिए हैं देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स? 60 and 48. So let us write this down. 60 and 48. इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज को. करंट लाइबिलिटीज. Let us look at the balance sheet. 20 and 36. 20,000 and 36,000. तो जो बचेगा वो क्या है? That is our working capital. Current asset minus current liability. कितना आ रहा है देखो? 60 minus 20 that is 40,000 and 48 minus 36 that is 12,000. So total funds applied. कहां से आएगा total funds applied? It will be fixed assets plus investments plus working capital. तो 120 plus 20 plus 40 that gives me 1,80,000 और यहाँ पे 144 plus 20 plus 12 that gives me 1,76,000. देखिए आपका टोटल फंड्स अप्लाइड और टोटल फंड्स अवेलेबल ये हो गया क्या टैली? पहले तो 180 180 176 176. दैट मीन्स वर्टिकल फॉर्मेट में हमने बैलेंस शीट ठीक तरह से प्रिपेयर किया है बिकॉज बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया. करेक्ट. नाउ लेट अस सी कि हम इसे कॉमन साइज बैलेंस शीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है? जो भी टोटल फंड्स अवेलेबल है वो आपका बेस होगा. सो ये जो टोटल फंड्स यहाँ पे हमने लिखे हैं 1,80,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आपको 100 लिखना है. ठीक है, सो दिस इज योर टोटल फंड्स दैट आर अवेलेबल. अभी इसके परसेंटेज में बाकी जो भी आइटम्स है उसमें आपने कितना कितना परसेंटेज पैसा डाला है या कितना कितना परसेंटेज पैसा आपको आया है एज कंपेयर टू द टोटल फंड्स अवेलेबल, वो आपको यहाँ पे लिखना है. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000. तो आप परसेंटेज कॉलम में क्या लिखोगे? 80,000 डिवाइडेड बाय टोटल उस साल कितना है पैसा? 1,80,000 अवेलेबल है. करेक्ट. इनटू 100 मतलब 80,000 अपॉन 180 इंटू 100 ये कितना परसेंटेज है? दिस कम्स टू 44.44%. So you can say that out of the total funds that are available, that is 1,80,000, in this year 44.44% has come from equity share capital. Getting it? कैसे रीड करना है इसे? ओके, प्रेफरेंस शेयर्स का कैसे निकालोगे? 20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 11.11%. तो आउट ऑफ द टोटल फंड्स अवेलेबल 11.11% comes from preference share capital. ठीक है. सिमिलरली रिजर्व्स एंड सरप्लस भी 20 है. सो 20 अपॉन 180 इंटू 100 दैट इज 11.11. ठीक है. और टोटल नेटवर्थ विल बी 1,20,000
अपॉन 1,80,000 इंटू 100। तो टोटल नेटवर्थ कितना है? दिस कम्स टू 66.66। मतलब आपके जो भी टोटल फंड्स है उसमें से 66.66% इज योर ओन नेटवर्थ, राइट? और बोरोड फंड्स कितना है? लेट अस सी नाउ। 40,000 and 20,000. So 40,000 upon 1,80,000 into 100. This comes to 22.22%. Okay. And unsecured loan is again 20,000. हमने ऊपर देखा है 11.11%. Getting it कैसे रीड करना है? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बाबा total secured loan is just 22.22% of my total funds available. ठीक है, आपका खुद का पैसा ज्यादा है बिजनेस में और secured loan और unsecured loan बहुत कम है, करेक्ट? नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अभी फिक्स्ड एसेट में कैसे करोगे आप? 1,20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 66.66। मतलब जो पूरा पैसा आपके पास था उसमें से 66.66% आपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया है, यानी कि अभी नेक्स्ट इज 20,000। अगेन यू विल राइट डाउन इन्वेस्टमेंट का 20,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? देखिए ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 11.11%, ठीक है? नाउ करंट एसेट्स इज 60,000, सो 60,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आया? 33.33 and current liabilities is again 20,000, so this will be 11.11% and total working capital is 40,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 कितना आया? ये 22.22%। ये जो टोटल है ये अगेन 100 आएगा। गेटिंग इट? किस तरह से आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है? जो टोटल फंड्स अवेलेबल है दैट यू हैव टू कंसिडर एज 100 और उसका परसेंटेज में बाकी के आइटम्स को आपको निकालना है एंड देन यू कैन रीड इट लाइक जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड एसेट्स इज 66% ऑफ द टोटल फंड्स अप्लाइड। जो भी टोटल फंड्स आपके पास अवेलेबल है उसमें से 11% आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें से 22.22% इज द अमाउंट दैट यू रिक्वायर एज योर वर्किंग कैपिटल। गेटिंग इट? इस तरह से आप यू विल फाइंड आउट द परसेंटेज एज अ बेसिस ऑफ योर टोटल फंड्स अवेलेबल। गेटिंग इट? अभी अगले साल का भी करते हैं, लेट अस सी 2018 का। 2018 में आपका बेस क्या होगा? 1,76,000 because that is your total fund that is available in that particular year. ठीक है? तो सबसे पहली अमाउंट हमारी है 80,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? ये दिस इज 45.45। ओके, आगे 20,000 अपॉन 1,76,000 into 100, how much is this? 11.36. Okay, next 24,000 upon 1,76,000 into 100, how much is this? 13.63. ठीक है? So total net worth is 1,24,000. So 124 upon 176 into 100, how much is this? 70.45%। मतलब टोटल फंड्स के कंपैरिजन में 70.45% इज द टोटल नेटवर्थ। ओके, अच्छा आगे 16,000, सो 16,000 अपॉन 176 इंटू 100, हाउ मच? 9.09। ओके, एंड आगे 36,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100, 20.45। ये टोटल 100 आएगी आपकी। ठीक है? सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में भी हम देखेंगे 1,44,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100, हाउ मच? 81.81%। नेक्स्ट 20,000 अपॉन 176 इंटू 100, ये कितना आया? 11.36%। नेक्स्ट 48,000 अपॉन 1,76,000 into 100, how much is this? 27.27%.
एंड नेक्स्ट 36,000 अपॉन 1,76,000 into 100. How much is this? 20.45. And last 12,000 upon 1,76,000 into 100. How much is this? 6.81. So total हो जाएगा 100. समझ में आ रहा है हमने कैसे किया? आई होप ये बहुत ही क्लियरली आपको समझ गया है दैट कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 एंड 31st March 18. और हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं. तो सबसे पहले देखो इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है. कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 एंड 31st March 18. ठीक है. और इस तरह से पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऑफ 2017 एंड वन कॉलम फॉर परसेंटेज एंड अमाउंट्स ऑफ 2018 एंड वन कॉलम फॉर परसेंटेज. ठीक है. नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं पहले वो बना लेंगे एंड देन वी विल मूव टू फाइंडिंग आउट द परसेंटेजेस. ठीक है. सो वर्टिकल फॉर्मेट में जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल्स. हमारा जो भी इनकम है वो होता है. सो लेट अस राइट दैट डाउन. सेल्स क्या है, यहां पे देखो दिया गया है हमें 2 lakh and 2,50,000. So let us write that down. 2 lakh and 2,50,000. ठीक है. नाउ इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये जो भी गुड्स हमने बेचे हैं वो गुड्स बनाने के लिए हमें कितना खर्चा हुआ वो हम इसमें से माइनस करेंगे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है. सो लेट अस सी यहाँ पे क्या दिया है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 150 and 170. So let us deduct that. Cost of goods sold 150 and 1,70,000. अभी जो मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट. आई होप वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये आपने डिटेल में देख लिया है बच्चों. वहां पे मैंने ये डिटेल में कवर किया है दैट वर्टिकल फॉर्मेट में हम किस तरह से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है. इसके आगे हम डिडक्ट करेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्या आएंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, देखिए office and administrative expense 4,000 and 6,000. So let us write that down. 4,000 and 6,000. Office and admin expenses. आगे क्या दिया गया है, selling and distribution expense 6 and 1. So let us write that down. Selling and distribution expense amount 6,000 and 1,000. तो जब हम इसे माइनस करेंगे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. करेक्ट. तो 50,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 दैट इज 40,000. दिस इज आवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. करेक्ट. और इस सिनेरियो में 80,000 माइनस 6,000 माइनस 1,000 दैट इज 73,000. अभी ये तो हो गया हमारा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. दिस इज वेरी वेरी इजी. अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारी सेल्स अमाउंट है ये 2 लाख इन दिस सिनेरियो, इसे हम कंसिडर करेंगे 100. ऑलराइट, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. 100 से स्टार्ट करेंगे एंड देन ऑल दी अदर आइटम्स जो भी हमारे पास है उसे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हमें लिखना है. मतलब क्या, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,50,000. तो 1,50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 कितना आया, देखो 75. बस ये आपको यहां पे लिखना है. ठीक है. ओके. अभी आगे क्या दिया है, 50,000. अगेन 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 कितना आता है, ये 25. तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, सी हाउ आर यू गोइंग टू रीड दिस. आप बोलोगे दैट इन दिस पर्टिकुलर ईयर माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%. 25% किसका हो जाता है, इट इज सेल्स. दैट इज अंडरस्टूड. ठीक है. तो हम सिर्फ बोलते हैं माय जीपी और माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%. गेटिंग इट.
ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिन 4 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6. तो अगेन 4000 अपॉन 2 lakh into 100 and 6000 upon 2 lakh into 100. Let us see क्या आ रहा है. This is 2% and this is 3%. So what can we say? That our total office expenses are 2% of our sales. Okay, and total selling and distribution expenses just 3% of the total sales. Correct. And now let us find out what is the net profit before tax as a percentage of sales. 40,000 upon 2 lakh into 100 कितना आ रहा है? Is 20%. Okay, so the net profit before tax in 2017 is 20% of your sales. All right, now let us do the same exercise for the next year. 2018 के लिए भी सेम करना है हमें. यहाँ पे बेस होगा हमारा 2,50,000, that is the sales figure. Okay, now cost of goods sold is 1,70,000 upon 2,50,000 into 100. How much is this? 68. ठीक है, आगे 80,000 अपॉन 2,50,000 into 100. ये कितना आ रहा है देखो? 32. तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट द ग्रॉस प्रॉफिट इज 32% इन दिस ईयर. ठीक है, अभी देखो अगर आप देखोगे इस साल तो 25% जीपी था, इस साल 32% हो गया, मतलब देयर इज एन इंक्रीज, राइट? सो इसका मतलब हमने कुछ अच्छा बिजनेस किया है इस साल. दिस इज हाउ वी डिराइव कंक्लूजन्स. जब हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कंक्लूजन्स डिराइव करना ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट जस्ट आई वांट टू लेट यू ऑल नो कि ये एक्सरसाइज आखिर हम क्यों करते हैं. यहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. ठीक है, 6,000 एंड 1,000. तो 6,000 upon 2,50,000 into 100. 1,000 upon 2,50,000 into 100. So this is 2.4 and this is 0.4. ठीक है, and last is your net profit before tax 73,000 upon 2,50,000 into 100. कितना आया ये? This is 29.2%. So again, if I compare this with the previous year, देखो पिछले साल आपका net profit before tax was only 20%, लेकिन this साल it is 29.2%. That means इस साल हमने कुछ बिजनेस में इंप्रूवमेंट्स किए हैं जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है, राइट? So did you understand इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कॉमन साइज? I hope this is very very clearly understood बच्चों. From the following balance sheet of कुणाल ट्रेडर्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. हमें 2 साल के अमाउंट्स दिए गए हैं बैलेंस शीट में एंड वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द हेडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18. ओके, अभी हमने देखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम लोग, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉफिट फिगर से कैश के फिगर तक कैसे पहुंचते हैं. ठीक है, सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट विल बी योर नेट प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो 3 एक्टिविटीज कौन से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होती है जो हम बिजनेस चलाते वक्त जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो होंगे जिनके वजह से हमें पैसा मिलता है, बिजनेस में इनफ्लो होता है, जैसे शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो या डिबेंचर्स हो या फिर हमने कहीं से लोन लिया है, दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस. इसीलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है. एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बाय द बिजनेस, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. ये सब हमारा 3 हमने कैटेगरीज में बहुत डिटेल में हमने स्टडी कर लिया था पहले वाले लेक्चर में. अगर किसी ने नहीं देखा है, गो थ्रू दैट लेक्चर. कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट. कहां से मिलेगा नेट प्रॉफिट? पिछले साल और इस साल के प्रॉफिट के फिगर्स को हमें माइनस करना है. तो बैलेंस शीट में जाएंगे
और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया गया है, इसका जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है, दैट इज गोइंग टू बी आवर प्रॉफिट और लॉस फॉर दिस ईयर. अगर इंक्रीज है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 13,000. ठीक है, इस साल 23,000 दिख रहा है, लेकिन पिछले साल 10,000 था, मतलब 13,000 से इंक्रीज हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, राइट. इसका मतलब इस साल 13,000 प्रॉफिट हुआ होगा, राइट. इसीलिए तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, 13,000 प्रॉफिट हो गया. ओके, इसमें हम क्या करते हैं, अगर कुछ नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस होगा, वो हम ऐड या लेस करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें कोई डिटेल्स नहीं दिए गए, तो हम डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल चेंजेस की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. हमने क्या देखा हुआ है, क्विकली वी विल राइट इट डाउन. हमने देखा है अगर हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हमें ऐड करना है, और अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो मुझे माइनस करना है, राइट. और इसका ऑपोजिट होगा अगर हम करंट एसेट्स देख रहे हैं. तो अगर मेरे करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो मैं ऐड करूंगी, और मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं माइनस करूंगी, राइट. ये आपको याद आ रहा है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, डिटेल में लॉजिक समझा था इसका. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल. तो बैलेंस शीट में चलते हैं. एसेट साइड पे व्हाट आर द करंट एसेट्स, कैश है लेकिन वो मैं एट द एंड लिखती हूँ मेरे स्टेटमेंट में. ठीक है, नेक्स्ट इज डेटर्स. डेटर्स इज माय करंट एसेट्स. पिछले साल 1,20,000 थे डेटर्स, इस साल 1,15,000 है, मतलब 5,000 से मेरे डेटर्स कम हो गए, राइट. तो हमने क्या देखा है, अगर मेरे करंट एसेट्स कम होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने मुझे शायद कुछ पैसा दिया होगा, राइट, इसलिए वो कम हो गए, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, स्टॉक. पिछले साल 80 था, इस साल 90 है, मतलब 10,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया इस साल, मतलब मेरा कुछ पैसा स्टॉक में अटक गया, मेरा इंक्रीज हो गया करंट एसेट. करंट एसेट इंक्रीज मतलब इनडायरेक्टली आउटफ्लो ऑफ कैश, तो मुझे माइनस करना है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, लैंड. लैंड मेरा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. ठीक है, तो ये दोनों मैं यहाँ पे लिखूंगी. लेट अस गो टू द लायबिलिटीज साइड नाउ. लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, इट इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो अभी मैं रहने देती हूँ इसे. क्रेडिटर्स पिछले साल 70 थे, इस साल 45 है, मतलब 25,000 से क्रेडिटर्स कम हो गए. क्रेडिटर्स कम कैसे होते हैं, हमने शायद उन्हें पैसा दिया होगा, राइट, इसीलिए कम हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो अभी बस वी हैव टू जॉट दिस डाउन इन आवर स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला क्या है, यहां पे देखो क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हुए हैं, तो मैं यहां पे कर दूंगी लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स माइनस 25,000. ऑलराइट, एसेट साइड पे क्या है, डेटर्स में डिक्रीज है तो ऐड करना होगा, तो मैं यहां पे लिख देती हूं ऐड डिक्रीज इन डेटर्स 5,000. ओके, एंड नेक्स्ट इज स्टॉक. स्टॉक में इंक्रीज है तो माइनस करना होगा, तो अगेन लेस इंक्रीज इन स्टॉक 10,000. ओके, तो लेट अस सी हमारा नेट कैश क्या आ रहा है, यहां पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा, देखो 13 प्लस 5 माइनस 25 माइनस 10, ये आ रहा है माइनस 17,000. ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग मतलब लेट अस गो टू द एसेट साइड एंड सी. एसेट साइड पे क्या है, देखो फिक्स्ड एसेट लैंड. पिछले साल 50,000 था, इस साल 66 है, मतलब 16,000 से मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ गई है.
ठीक है, अगर बढ़ गई इसका मतलब मैंने लैंड खरीदा है या बेचा है, मैंने लैंड खरीदा होगा, राइट, इसीलिए तो वैल्यू बढ़ गई। अगर मैंने फिक्स एसेट खरीदा तो मेरा कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है। सो यहां पे मैं 16,000 माइनस करूंगी। आई हैव टू राइट हियर परचेज ऑफ लैंड, गेटिंग दिस। और कुछ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नथिंग एल्स इज गिवन, ठीक है। अभी लास्ट हमारा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब जहां से पैसा आता है। सो लेट अस गो टू द लायबिलिटी साइड एंड सी। देखो शेयर कैपिटल 2 लाख था पिछले साल, इस साल 2,50,000 है, मतलब 50,000 से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, मतलब मैंने शायद शेयर्स इशू किए होंगे तब जाके कैपिटल बढ़ा, राइट। अगर शेयर्स इशू किए मतलब मेरे पास पैसा आया है बिजनेस में, तो दिस इज इनफ्लो ऑफ फंड्स। तो यहां पे मैं लिख दूंगी 50,000 एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन इशू ऑफ शेयर्स, ऐसा आया बिजनेस में, करेक्ट। इज दिस क्लियर? और कुछ बचा है क्या अनटिक्ड बैलेंस शीट में? कैश को छोड़ के एवरीथिंग एल्स वी हैव टिक्ड। तो यहां पे अभी मुझे लिखना पड़ेगा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब एज गुड एज कैश, मतलब कैश हो, बैंक अमाउंट हो, एवरीथिंग वी हैव टू क्लब इनटू दिस, ठीक है। नेट क्या है देखो, ये तीनों की टोटल -17 -16 प्लस 50 कितना आ रहा है 17,000, ठीक है। अभी इसमें मुझे क्या ऐड करना है, जो भी ओपनिंग बैलेंस था कैश या कैश इक्विवेलेंट का, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये मुझे मिलेगा बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में देखते हैं। दिस इज 30,000, आई एम गोइंग टू ऐड 30,000। तो कितना बचता है देखो, 30 प्लस 17 दैट इज 47। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। 17,000 इस साल मैंने कमाए हैं, इस साल मेरा कैश इनफ्लो है 17,000 का। 30,000 ओपनिंग था, इस साल 17 हुआ, सो टोटल अभी 47,000 बचा है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। लेट अस टैली दिस विद द बैलेंस शीट। 47,000, राइट। तो यहां पे अभी हम क्या लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, 47,000। गेटिंग इट? देखिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था प्रॉफिट, प्रॉफिट 13,000 है इस साल, लेकिन कैश में 47,000 दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है ये हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है ये स्टेटमेंट से। गेटिंग इट? सो दिस इज आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप ये बहुत ही क्लियरली समझ गया है बच्चों। अ कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी करंट एसेट्स क्या है इसमें से, लेट अस सी। डेटर क्या है, करंट एसेट है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, लूज टूल्स करंट एसेट, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, स्टॉक करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, राइट। तो अभी जो जो करंट एसेट्स है वो हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। क्या है देखो, डेटर्स है, तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1,20,000। देन और क्या है मेरा करंट एसेट, लूज टूल्स है 20,000। व्हाट एल्स, स्टॉक है 60,000, ऑलराइट। एंड और जो करंट लायबिलिटीज है आई विल राइट इन द डिनोमिनेटर। क्या है, बिल्स पेबल 40,000 प्लस क्रेडिटर्स 60,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, ठीक है। इस तरह से अभी हमने सब अमाउंट्स जॉट डाउन कर लिए। नाउ लेट अस सी द टोटल्स। 120 प्लस 20 140 प्लस 60 2 लाख डिवाइडेड बाय
1,20,000. What is the ratio? This is 5:3. मतलब यहां पे हम बोलेंगे the current ratio of this company is 5:3. Isn't this very very simple? Okay. आगे क्या है? Let us see. Current assets of company are 6 lakh and current ratio is 2:1. Find current liabilities. अभी क्या है? रेशियो दिया गया है बट हमें करंट लाइबिलिटीज इसमें से निकालना है. तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे. करंट रेशियो इज व्हाट? करंट एसेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ओके, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है CA&CL. तो करंट रेशियो यहां पे हमें दिया गया है 2/1, 2:1, राइट. करंट एसेट्स आर 6 लाख एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटी. तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? 2 into करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख into 1, दैट इज 6 लाख, राइट. तो करंट लाइबिलिटी इज 6 लाख अपॉन 2. देखिए ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो इस साइड आएगा तो डिविजन हो जाएगा, राइट. हमारा बेसिक मैथ है ये. तो ये हो जाएगा 3 लाख. तो माय करंट लाइबिलिटी इन दिस केस इज 3 लाख, राइट. वेरी वेरी इजी. करंट लाइबिलिटीज है 3 लाख, वर्किंग कैपिटल है 8 लाख, इन्वेंट्री है 2 लाख, और क्या पूछा गया है? कैलकुलेट क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे. देखिए अभी यहाँ पे अगर हमारे पास क्विक लाइबिलिटीज नहीं दिए गए हैं बच्चों, सो वी हैव टू अज्यूम दैट जो करंट लाइबिलिटीज है वो सारे के सारे क्विक है, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती बैंक ओवरड्राफ्ट की तो हम वो माइनस करके क्विक लाइबिलिटीज निकालते, बट बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो राइट नाउ जो करंट लाइबिलिटीज है वी विल अज्यूम दोज आर माय क्विक लाइबिलिटीज, ठीक है. यहाँ पे हमें करंट एसेट्स दिए गए हैं क्या? प्रॉब्लम में देखो, सी करंट एसेट्स आर नॉट बीन गिवन. हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है तो हमें करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा सो दैट हम क्विक एसेट्स निकाल पाए. करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे हमें वर्किंग कैपिटल दिया गया है बच्चों. सी 8 लाख इज आवर वर्किंग कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? क्या है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. रिमेंबर, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ये तो हम जानते हैं, राइट. अभी हमें दिया गया है वर्किंग कैपिटल की फिगर कितनी है? 8 लाख. So I'm going to write down 8 lakhs here. Current assets I don't know and current liabilities कितने हैं? 3 lakh. So I will just write it down. When I solve this equation, मेरे current assets कितने आएंगे? 8 plus 3, that is 11 lakh. All right. So now I have my current assets amount with me. Current assets is 11 lakh and करंट लाइबिलिटीज मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मुझे क्विक एसेट्स चाहिए बिकॉज क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है. तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. सी इन्वेंट्री हैज बीन गिवन, तो मैं माइनस कर दूंगी. तो 11 लाख माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज 2 लाख, तो कितना बचा? 9 लाख. ठीक है, तो मेरे क्विक एसेट्स है 9 लाख. नाउ आई विल पुट दीज अमाउंट्स इन माय फॉर्मूला हियर. ये जो फॉर्मूला है नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट. क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स. क्विक एसेट्स मेरे 9 लाख है एंड डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज. बट यहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं है मेरे पास, क्विक लाइबिलिटीज, तो मैं करंट लाइबिलिटीज ही लिखूंगी. करंट लाइबिलिटीज है 3 लाख. कितना आ गया क्विक रेशियो? 3:1. गेटिंग इट? समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? इजंट दिस वेरी वेरी सिंपल? ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं बच्चों दैट क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक लाइबिलिटीज क्या होते हैं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू रिमेंबर दिस, दैट क्विक एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करके. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स
इंटू 100, राइट। अभी यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है क्या? देखो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज नॉट गिवन। अभी याद करिए, बेसिक हमारा जो इनकम स्टेटमेंट था, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, हम कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे टोटल सेल्स है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए ये मैंने आपको जब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट दिखाया था फॉर्मेट, तब हमने ये डिटेल में देखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी हमने यूनिट सेल किए हैं, वो यूनिट्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना पैसा लगा, कितना खर्चा हुआ हमारा, वो हम मेजर करते हैं थ्रू COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है यहाँ पे? नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो अभी COGS इज व्हाट? ये क्या होता है एग्जैक्टली इसका क्या फॉर्मूला है? जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमने खरीदा है, उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर होंगे तो वो हम ऐड करेंगे, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो हम माल बेच नहीं पाए, जो अभी हमारे स्टॉक में पड़ा है, उसकी अमाउंट, उसका खर्चा हम माइनस करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। जो ये जो सेल हुए हैं यूनिट्स, उनका खर्चा कितना है वो अमाउंट हमें मिल जाएगी, राइट। लॉजिकल। तो लेट अस फाइंड आउट COGS अमाउंट्स क्या क्या है हमारे पास। देखो ओपनिंग स्टॉक है हमारा, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, ओके। ओपनिंग स्टॉक इज 45,000, सो लेट मी राइट डाउन 45,000 प्लस परचेजेस कितने हैं? नेट परचेजेस 1,50,000, तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूं। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या फैक्ट्री रिलेटेड? नो, नथिंग हैज बीन गिवन। तो बस मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेती हूं। यहां पे 25,000 इज माय क्लोजिंग स्टॉक, सो माइनस 25,000, so this gives me 1,70,000. This is my COGS, cost of goods sold. अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, so now I have total sales, I have cost of goods sold. Let me find out the gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? टोटल सेल्स, सेल्स कितने हैं मेरे? 270, लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी है, देखो दिस इज नॉट रेशियो, दिस इज सेल्स रिटर्न 2 लाख, तो 2,70,000 माइनस 20,000, ओके। नेट सेल्स चाहिए हमें, मतलब जो भी हमारा टोटल सेल्स है उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, मतलब हमने कितना बेचा है इस साल, वो हमें अमाउंट मिलेगी, राइट। और उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमने टोटल बेचा इस साल, और ये बेचा है, उसे बनाने के लिए मुझे इतना खर्चा आया, तो प्रॉफिट कितना बना मेरा? So this is 80,000. So my gross profit is 80,000. Are you all getting this? जो भी हमने बेचा है नेट सेल्स, वो करने के लिए मेरा खर्चा कितना आया, वो जब मैं माइनस करती हूँ तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट मिलती है, ठीक है। और वो जो खर्चा है COGS, वो हम कैसे निकालते हैं? दिस इज आवर फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बस मुझे अमाउंट्स लिखने हैं मेरे फॉर्मूला में। देखिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे? 80,000, और नेट सेल्स कितना? 270 माइनस 20, दैट इज 2,50,000, ठीक है। रिटर्न्स को माइनस करना है इनटू 100, हाउ मच इज दिस? दिस इज 32%, तो यहां पे मैं बोलूंगी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 32%। गेटिंग इट? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। हमें सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए हैं, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, राइट, ठीक है। नेट प्रॉफिट की फिगर यहां पे दी है क्या? हमें नहीं, लेकिन हम जानते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। याद करिए हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सेल्स है उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और उसमें से हम माइनस करेंगे सारे एक्सपेंसेस,
all indirect expenses, then what we will get? our net profit. तो यहां पे हमें सेल्स की फिगर्स दी गई है 3,80,000 माइनस 2,60,000 एंड माइनस 60,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सारे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस जब हम माइनस करेंगे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा. करेक्ट? सो लेट अस सी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट हियर. दिस इज 60,000. ओके, दिस इज आवर नेट प्रॉफिट. अब ये अमाउंट्स हमें इस फॉर्मूला में डालने हैं. नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स. कितना आया देखो 3,80,000. हमें रिटर्न्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया, सो वी विल अज्यूम दीज आर नेट सेल्स इनटू 100. ये आ रहा है 15.79%. तो माय नेट प्रॉफिट रेशियो इज 15.79%. ठीक है, वेरी वेरी क्लियर. कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला? देखिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, हाँ ऑपरेटिंग रेशियो है, मतलब सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या दिया गया है यहाँ पे 3,50,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने का खर्चा क्या है 30,000 अपॉन नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 5 लाख माइनस 30,000 into 100. So this is 3,80,000 upon 4,70,000 into 100. So this gives me 80.85%. इसका क्या मतलब हुआ? टोटल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स इज 80.85%. इतना खर्चा हुआ, मतलब 80.85% मेरा खर्चा है फॉर डूइंग माई नेट सेल्स. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है अच्छे से? कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका शॉर्ट फॉर्म है ROCE. व्हाट इज द फॉर्मूला? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by capital employed into 100. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहां से आएगा? देखो यहां पे दिया गया है प्रॉफिट अर्न्ड इज 50,000, तो मैंने यहां पे लिख लिया न्यूमरेटर में. और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल इज 2 लाख, सो मैं ऐड कर दूंगी 2 लाख प्लस रिजर्व्स 1 लाख. रिजर्व्स भी वो इंटरनली जनरेटेड पैसा है जो मैं बिजनेस में यूज कर रही हूं, एंड लोन, जो भी लोन लेके रखा है दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज इन द बिजनेस इनटू 100. So this is 50,000 upon 5 lakh into 100, that is 10%. मतलब मेरा रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर दिस बिजनेस इज 10%.